दोस्तों, अगर आप इंसानों की दुनिया से और ख़ास करके सोशल मीडिया से अगर ज़रा भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने पिछले कुछ समय में एक शब्द का ज़िक्र ज़रूर सुना होगा, NFT। NFTs। आज सोशल मीडिया इज़ गोइंग क्रेजी ओवर NFTs इतना ट्रेंड कर रहे हैं। हर एक बॉलीवुड सुपरस्टार, सिंगर्स, रैपर्स, हम जिसके बारे में भी आए दिन देखते हैं आज न्यूज़ पे, सेलिब्रिटीज़ को, इन्फ्लुएंसर्स को, हर एक इंसान आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सटेंड पे NFT की रेस में एंटर हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि NFTs एक्चुअली होते क्या हैं और क्यों ये इतना हाइप हुआ है और क्यों ये इतना ट्रेंड कर रहे हैं और क्यों बड़े बड़े लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। ऑलराइट, सो NFT के बारे में जानने से पहले मैं ना उस वर्ड के उसका फुल फॉर्म के पीछे जाते हैं हम सबसे पहले। तो NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन। अभी टोकन को साइड में हटा देते हैं, उसको डस्टबिन में डाल देते हैं फॉर द टाइम भी। बात करते हैं नॉन फंजिबल के बारे में। फंजिबल का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब मैं फंजिबल को रिप्लेस कर सकता हूं एक वर्ड से जिसका नाम, जो वर्ड है रिप्लेस। ऑलराइट, तो फंजिबल का मीनिंग होता है रिप्लेस। तो मैं नॉन फंजिबल को कह सकता हूं नॉन रिप्लेसेबल। तो नॉन रिप्लेसेबल क्या चीज़ें होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सपोज ये मेरा फ़ोन है। अब ये फ़ोन जब मार्केट में बना, जब फैक्ट्री में बना, तो ऐसे हज़ारों लाखों पीस बाहर निकले होंगे। ऑलराइट, तो तब ये रिप्लेसेबल था। यानी कि तब मैंने ये फ़ोन को अगर मेरे घर पे ऑर्डर किया होता तो मुझे ये पीस आता या इसके जैसा कोई दूसरा पीस आता तो मैं डिफरेंस नहीं बता पाता कि ये मेरा फ़ोन है या किसी और का फ़ोन है, बिकॉज ऐसे हज़ारों लाखों पीस मार्केट में उस टाइम पे घूम रहे थे। पर अब मैं इस फ़ोन को 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने मेरे फ़ोटोज़ हैं, मेरे व्हाट्सएप है, मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे मेल हैं, मैंने मेरी ज़रूरत की एप्लीकेशंस इसके अंदर डाली हुई है, मेरी बैंक एप्लीकेशंस हो सकती है। तो अब ये फ़ोन नॉन रिप्लेसेबल बन चुका है। मार्केट में जब नया आया था तब ये रिप्लेसेबल था, बट बिकॉज इसको अब मैंने एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तक यूज़ किया है तो इसके अंदर अब थोड़ी चीज़ें कस्टमाइजेशंस हो चुके हैं, तो अब ये रिप्लेसेबल नहीं रहा। नाउ दिस हैज बिकम नॉट रिप्लेसेबल, अ नॉन रिप्लेसेबल एसेट। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं और एक आपको देता हूँ। आपके घर पे कोई भी टी शर्ट आपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह से ऑर्डर किया होगा। अब वहाँ पे भी आपके पास वो टी शर्ट आया। अभी रात को अगर मैं चोरी छुप के आपके घर पे पहुँचा, आपके कबोर्ड खोला और वो टी शर्ट निकाल के उसके जैसा ही दूसरा टी शर्ट रख दिया, सेम साइज, सेम डिज़ाइन, सेम कलर, और मैं निकल गया, तो आपको पता नहीं चलेगा। पर अगर उसी टी शर्ट के ऊपर मैंने सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ इधर लिया हुआ है और मैं दूसरा टी शर्ट वहाँ पे रख दूंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये मेरा टी शर्ट है। तो ये हो जाते हैं रिप्लेसेबल एंड नॉन रिप्लेसेबल एसेट। अब एसेट का मीनिंग क्या होता है? एसेट दो टाइप के होते हैं, एक टेंजिबल एसेट्स और एक इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स होते हैं, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं आपके पास कोई भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी है आपका, राइट, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस। इनटेंजिबल यानी कि ऐसी चीज़ें जिसको आप छू करके फील नहीं कर सकते। टेंजिबल यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको आप छू के फील कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, वो टेंजिबल चीज़ें होती हैं। इनटेंजिबल यानी कि जिसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो ये दो डिफरेंसेस होते हैं। अब तो ये हो गया बात नॉन फंजिबल के बारे में, नॉन रिप्लेसेबल के बारे में। अब हम बात करते हैं टोकन के बारे में, जो तीसरा वर्ड था, वो इसको डस्टबिन में से बाहर निकाल देते हैं। तो टोकन क्या होता है? टोकन डिजिटल या फिर ब्लॉकचेन की दुनिया के लिए एक शब्द है जिस शब्द का अर्थ करेंसी होता है। बेसिकली जैसे असली दुनिया में करेंसी होती है, रुपए होते हैं, पैसे होते हैं, डॉलर होते हैं, यूरो होता है, वैसे ही क्रिप्टो की दुनिया में या फिर ब्लॉकचेन की दुनिया में पैसे को कहा जाता है टोकन। यानी कि जहाँ यहाँ पे जो पैसे का महत्व है उतना ही वहाँ पे टोकन्स का महत्व है। तो अब टोकन को और नॉन फंजिबल को मिक्स कर देते हैं तो बनता है नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि नॉन रिप्लेसेबल टोकन। अब आप समझेंगे कि ये होता क्या है, तो वो जानने से पहले, बिकॉज ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन के ऊपर है, तो हम ब्लॉकचेन को समझ लेते हैं। तो अभी ये जो NFT का कंसेप्ट है ना, इसको मैं साइड पे रखता हूँ और मैं लाता हूँ उसके बाप को, ब्लॉकचेन को। तो ब्लॉकचेन क्या होता है?
ब्लॉकचेन बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। आपको लग रहा होगा कि ये NFT का टॉपिक चल रहा है या फिर इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश वोकैबुलरी का लेक्चर चल रहा है। इतने ज़्यादा वर्ड्स आ रहे हैं, इधर उधर से वर्ड्स ही आते जा रहे हैं। मैं हर एक चीज़ सिंपली तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम यानी क्या? सपोज आप किसी अपने दोस्त को पैसे भेजते हैं तो उसका एंट्री बैंक के एक सर्वर के ऊपर होता है और वो बैंक का सर्वर कहीं पे एक जगह पे होता है। अब वो जो जगह है सारा डेटा वहीं पे इकट्ठा हो रहा है, तो यानी कि वहाँ पे अगर कुछ हो गया तो पूरा डेटा जो है वो रिस्क पे चला जाता है। अब उसे कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, जो एक जगह पे केंद्रित है, सेंट्रलाइज्ड है। अब होता है डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, यानी कि अब ये डेटा कोई एक जगह पे नहीं है, ये सब जगह पे है। अब मैं कहता हूँ सब जगह पे यानी कि यहाँ डेटा, यहाँ डेटा, यहाँ डेटा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक नेटवर्क होता है जो ब्लॉकचेन का, उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हो सकती है। अब मैंने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया या फिर कुछ भी उसके अंदर कंडक्ट किया, कोई भी ट्रांजैक्शन पैसे का ना भी हो तो चलेगा, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और वो रिकॉर्ड कोई एक जगह पे नहीं रहता है, वो बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस में स्प्रेड हो जाता है। यानी कि ये सारा डेटा जो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको रेगुलरली वैलिडेट किया जाता है, चेक किया जाता है कि सही है या नहीं, कोई टेम्पर तो नहीं किया है, किसी ने चेंज करने का तो ट्राई नहीं किया है, और ये खुद को ही करेक्ट करता रहता है, चेक करता रहता है, वैलिडेट करता रहता है, और उसकी वजह से ये जो डेटा है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको हैक नहीं किया जा सकता, बिकॉज हैक किस चीज़ को कर सकते हैं? अगर आपकी सेना है, आपको आक्रमण करना है किसी राज्य पे, तो आपको सामने राज्य तो दिखना चाहिए। अगर सब जगह पे सब चीज़ें, तो आप किस पे अटैक करेंगे? तो इसीलिए ब्लॉकचेन है ना, वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करता है और ये सब जगह आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ब्लॉकचेन का। इसके बारे में और जानना है तो मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हैं, या फिर मेरा एक ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा कोर्स है 2-2.5 घंटे का, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके अंदर भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अभी इसको वापस साइड में रख देते हैं और ला देते हैं इसके बेटे NFT को टॉपिक पे। अब NFT क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो हमने जान लिया। अब आप ये तो जानते हैं कि अगर आपको कोई फिजिकल एसेट खरीदना है, तो फिजिकल एसेट जैसे कि आपका घर हो गया, तो घर का आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है कि ये घर ध्रुव गज्जर का है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये एसेट, ये घर, ये मेरा है। सेम आपकी गाड़ी का भी कोई डॉक्यूमेंट होगा, आपका बैंक अकाउंट का भी कोई डॉक्यूमेंट होगा, आपका फार्म हाउस है उसका भी कोई डॉक्यूमेंट होगा, आपका हेलीकॉप्टर है तो उसका भी कोई डॉक्यूमेंट होगा, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ों का डॉक्यूमेंट आपके पास रहता है। पर आपके डिजिटल एसेट्स का क्या? सपोज आपका कोई फोटो है, आपका कोई GIF आपने बनाया है, आप अगर आर्टिस्ट है, आपने कोई डिजिटल आर्ट बनाया है, राइट, कुछ भी हो सकता है डिजिटल, उसका क्या? वो आप कैसे सिक्योर करेंगे? एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज मोनालिसा का जो पेंटिंग है, आज मोनालिसा का पेंटिंग जिसने स्केच किया, अभी उसका एक डिजिटल फॉर्मेट में वो ओरिजिनल एक ही है। चाहे उसके कितने भी डुप्लीकेट्स बिक रहे हो, चाहे कितने भी फोटो फ्रेम्स मग्स पे लगा के अलग अलग जगह पे चिपका के मोनालिसा का वही पेंटिंग बिक रहा हो, पर ओरिजिनल तो एक ही है। जितने डुप्लीकेट्स बनेंगे वो डुप्लीकेट्स ही रहेंगे। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी वन ओरिजिनल, यानी कि एक नॉन फंजिबल एसेट है और बाकी सब फंजिबल एसेट्स हो गए। तो डिजिटल एसेट में यही इश्यू होता है। मैंने एक फ़ोटो लगा के इंस्टाग्राम पे लगा दिया, फेसबुक पे डाल दिया, तो वो फ़ोटो कोई भी यूज़ करके कहीं पे भी यूज़ कर सकता है, बट स्टिल ओरिजिनल कौन सा रहने वाला है? जो ध्रुव गज्जर ने अपने फेसबुक पे अपलोड किया है वो एक ओरिजिनल एसेट है, बाकी सब तो उसके डुप्लीकेट्स बने हैं। वैसे ही NFT की जब हम बात करते हैं तो आपका कोई भी डिजिटल एसेट जो है उसका एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर बन जाता है, और वो यूनिक डिजिटल सिग्नेचर हर एक चीज़ का अलग होता है। यानी कि अब मैंने एक ओरिजिनल, सपोज मैंने एक डिजिटल आर्ट बनाया और उसको मैं रखता हूँ NFT के सर्वर के ऊपर, तो वहाँ पे उस आर्ट का एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर बन गया। अब सर्वर को ये पता चल जा चुका है कि ये जो आर्ट, ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये ओरिजिनल है, ये नॉन फंजिबल है। अभी उस फोटो को किसी ने डाउनलोड करके अपना नाम चिपका के डाल दिया
तो वो फंजेबल है, पर ये यूनिक डिजिटल सिग्नेचर वाला नॉन फंजेबल है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई और आएगा तो उसका दूसरा डिजिटल सिग्नेचर बनेगा, पर ये डिजिटल सिग्नेचर किसी और को नहीं मिलने वाला है। और इस नेटवर्क पे, इस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ये डिजिटल सिग्नेचर का ओनर है ध्रुव गज्जर। तो इस तरीके से आपके डिजिटल एसेट को अब एक ओनरशिप मिल जाती है। और ये NFTs जब मैं किसी से खरीदता हूं तो उस डिजिटल सिग्नेचर में लिखा हुआ आ जाता है कि ध्रुव ने ये डिजिटल एसेट इस इंसान से खरीदा है। तो ये बेसिकली होता है NFT का ओनरशिप। इस तरीके से आप NFT का ओनरशिप लेते हैं। तो अभी ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये जो डिजिटल सिग्नेचर बना, ये जो एक NFT बना, ये क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है? आपने ये सब न्यूज़ देखे होंगे कि कोई एक स्टूडेंट है जिसने अपनी 1000 सेल्फीज ले ली अलग अलग कपड़ों में और सबके NFTs बना के बेच दिए एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, राइट। बीपल के ऊपर कोई एक प्लेटफॉर्म है आर्ट का, वहाँ पे 6.9 बिलियन डॉलर्स किसी ने कमा लिए NFTs ट्रेड कर करके। तो ये क्यों इतने हाइप हो रहे हैं? एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लिमिटेड एडिशन, लिमिटेड स्टॉक्स ओनली, या फिर एक्सक्लूसिव ऑफर, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। ये सब क्या करता है? ये आपको दिखाता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो वो सिर्फ इतनी ही है, वो स्केर्स है, लिमिटेड है। और इसीलिए जो चीज़ लिमिटेड होती है उसके उतनी प्राइस ज़्यादा होती है। आप गाड़ी लेने जाओगे, सपोज एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल होंडा सिटी जो भी 15-20 लाख में आपको मिल जाएगा। पर अगर होंडा एक लिमिटेड एडिशन होंडा सिटी लॉन्च करती है जिसके अंदर कोई ना कोई अलग अलग नए फीचर्स वगैरह हैं, अब वो लिमिटेड एडिशन है, उसके 1000 ही पीस बने हैं पूरी दुनिया में, तो उसका प्राइस बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा ही होने वाला है। तो बिकॉज ये स्केर्स है, ये कम मात्रा में अवेलेबल है इसीलिए, और ये ओरिजिनल है और इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अभी हम 1000 गाड़ियों की बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, पर नॉन फंजेबल टोकन तो सिर्फ एक ही होता है। यानी कि अगर आपके पास एक है तो किसी और के पास ओरिजिनल नहीं होने वाला है। और इसी की वजह से इसके प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ते हैं और ये इतना ज़्यादा हाइप पे आता है। अब इस चीज़ को हम कनेक्ट करते हैं कि क्यों बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स इसके पीछे जा रहे हैं। सपोज अमिताभ बच्चन ने शोले का ओरिजिनल पोस्टर एक NFT बना के डाल दिया, ओरिजिनल पोस्टर। यानी कि जिस पोस्टर का ओनर अब तक अमिताभ बच्चन थे, अब वो बिक रहा है, आप खरीद सकते हैं। अब उनके जो फैंस होंगे वो तो इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे, यही तो उनकी ज़िंदगी का मकसद था। तो वो जाके उसी शोले के पोस्टर को खरीद सकते हैं और अब वो कह सकते हैं कि शोले का जो पोस्टर था, जो अमिताभ बच्चन जी जिनके ओनर थे, अब उसके ओनर मैं हूँ। और इसीलिए क्योंकि सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स को पता है कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो लोगों को चाहिए और उसका ओनरशिप लेने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, और इसीलिए अब ये लोग भी NFTs की गेम में एंटर हो रहे हैं। सो दैट इज़ वाई NFTs इतने ज़्यादा हाइप हो गए, बिकॉज बड़े बड़े लोग ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं। ये सारे NFTs जो होते हैं वो ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर होते हैं, और उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क है, इथेरियम नेटवर्क, उसके अंदर ये सारा काम यूजुअली होता है। अलग अलग बहुत सारे नेटवर्क हैं, बट ज़्यादातर इथेरियम नेटवर्क के ऊपर काम करता है। तो ये सब हमने डिस्कस किया कि NFTs क्या होती है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमने जानी। सो अल्टीमेटली टू कंक्लूड, टू समराइज, NFT की 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने डिफाइन की है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ट्रेडेबिलिटी। ट्रेडेबिलिटी यानी कि मेरे पास जो डिजिटल एसेट है वो खरीदने वाला तो कोई चाहिए। यानी कि मैं ऐसे डिजिटल एसेट रख दूंगा तो ज़रूरी नहीं है कि कोई खरीद ही लेगा। उसको खरीदने की इच्छा हो वैसा वो डिजिटल एसेट होना चाहिए। तो पहला होता है कि वो ट्रेडेबल होना चाहिए, उसकी ट्रेडेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, उसके पास एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आपके पास वो यूनिक डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आपका NFT नहीं है, वो एक रिप्लेसेबल एसेट बन जाता है, वो नॉन रिप्लेसेबल नहीं है अगर उसके पास एक यूनिक डिजिटल सिग्नेचर नहीं है। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है कि ये जो NFT है वो कोई ना कोई एक ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर होना चाहिए, तब जाके ही ये NFT कहलाएगा। और आखिरी प्रॉपर्टी, जो चौथी प्रॉपर्टी है, वो है ये एक्सचेंजेबल होना चाहिए। एक्सचेंजेबल यानी कि
फिजिकल कोई चीज़ होगी तो मैं उसको नेटवर्क के थ्रू नहीं भेज पाऊंगा। तो डिजिटल एसेट्स होते हैं वही एक्सचेंजेबल होते हैं, डिजिटल माध्यम एक नेटवर्क के थ्रू, तो ये एक्सचेंजेबल होना चाहिए। तो एक्सचेंजेबिलिटी, ट्रेडेबिलिटी, यूनिक डिजिटल सिग्नेचर और एक ब्लॉकचेन नेटवर्क, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज आपका NFT फुलफिल करता है तो उस एक डिजिटल एसेट को आप NFT कह सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको NFT के बारे में पूरा क्लैरिटी मिला होगा, तो आप जान पाएंगे कि क्यों ये इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अब आप पूछेंगे कि क्या इसे खरीदना चाहिए, क्या ऐसी NFTs अभी खरीदने चाहिए? वेल, आई वुड सजेस्ट ये इसके बारे में और जानिए। ये आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर है। सो ये करना ना करना वो तो आपका चॉइस है, बट इसके बारे में जानना हर एक इंसान को ज़रूर चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।